जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। मैं रेगुलर सुबह में 7 बजे जीके जीएस का क्लास लाता हूँ। इससे पहले मैं सिर्फ जीके का क्लास लाता था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जीके जीएस दोनों का क्लास आ रहा है। 15 को जीके का प्रश्न रहता है और 15 को जीएस का प्रश्न रहता है। और जितने भी भाई हमसे जुड़े हैं वो लोग अपना नोटबुक भी बना लिए हैं। अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो आपको भी एक नोटबुक बनाना पड़ेगा। और मैं अभी तक जितना भी क्लास कराया हूँ पूरा का पूरा क्लास आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को प्ले लिस्ट ही नहीं पता है कि प्ले लिस्ट क्या होता है। भाई जब आप लोग मेरे प्रोफाइल को खोलोगे ना, वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस रहता है, अबाउट रहता है, होम पेज रहता है और साइड में एक प्ले लिस्ट भी रहता है। जब आप प्ले लिस्ट में जाओगे ना तो वहाँ जो शाम को बीसू सर मैथ का क्लास पढ़ाते हैं वो पूरा का पूरा चैप्टर वाइज क्लास पढ़ाते हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं। आर्मी में ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं बनता है, क्योंकि मैं भी आर्मी का पेपर पास कर चुका हूँ, आप लोगों को पता होगा। तो प्ले लिस्ट में सारा क्लास आप लोग को मिल जाएगा। मैथ का भी चैप्टर वाइज क्लास मिल जाएगा, जिस तरह से एप्लीकेशन पर पढ़ाया जाता है उस तरह से मिल जाएगा, ठीक है ना। और जीके जीएस का भी पूरा का पूरा क्लास चैप्टर वाइज मिल जाएगा। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप लोग पूरा क्लास ईमानदारी पूर्वक से करोगे ना तो आपका इंडियन आर्मी का पेपर निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर जितना भी प्रश्न कराया जाता है, इस बार जो प्रश्न पूछा गया था उसी से रिलेटेड सारा प्रश्न बनता है। तो आप लोगों को ईमानदारी से पढ़ाई करना है, ठीक है ना। और संडे के दिन आप लोगों का टेस्ट होगा। एक हफ्ते में मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो सारी चीज़ों का टेस्ट मतलब संडे के दिन लूँगा। और जितने लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना यार, क्योंकि किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा या मैं यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाऊंगा ये सारा पीडीएफ आप लोग को आने वाले समय में टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगा। आप कुछ लोगों को तो टेलीग्राम चैनल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जिस तरह से व्हाट्सअप होता है, जिस तरह से इंस्टाग्राम होता है, उसी तरह से एक टेलीग्राम भी होता है, ठीक है ना। प्ले स्टोर में जाकर आप लोग को टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ अपना मोबाइल नंबर डालकर अपना आईडी बनाना पड़ेगा। जब आपका आईडी बन जाएगा तो फिर नीलेश ब्लॉग नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपके भविष्य के लिए अच्छा ही रहेगा, ठीक है ना। अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं और ये 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहेंगे और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहेंगे। पहला प्रश्न है, देखो आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है ना। पहला प्रश्न है कि हाल ही में जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इंडियन आर्मी के पेपर में करंट अफेयर्स से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में करंट अफेयर्स का प्रश्न आप लोग को कराता हूँ। हाल ही में जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली और अहमदाबाद। इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली इज राइट आंसर, ठीक है ना। हाल ही में जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला श्री राम संग्रहालय कहाँ बना। देश का पहला श्री राम संग्रहालय कहाँ बना, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। देखो ये प्रश्न अभी आप लोग को नया नया लग रहा होगा, लेकिन इस प्रश्न को जब मैं संडे के दिन भी कराऊंगा और आने वाले समय में जब हमेशा रिपीट कराते रहूंगा ना तो ये प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देश का पहला श्री राम संग्रहालय कहाँ बना, ये मध्य प्रदेश में बना। मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान है, ठीक है ना। तो राज्य, राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो उसको भी आप लोग को याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। पानीपत का युद्ध, कालिंग का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर कालिंग का युद्ध हो जाएगा। कालिंग का युद्ध इज राइट आंसर, ठीक है ना। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कालिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, 1 मई, 14 सितंबर, 1 दिसंबर और 4 दिसंबर। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। दिवस से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और एक प्रश्न
प्रश्न 2 नंबर का रहता है, इसलिए सभी दिवस के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 14 सितंबर, 1 दिसंबर और 4 दिसंबर। इसका राइट आंसर 1 मई हो जाएगा। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहले जब इंडियन आर्मी का प्रश्न बनता था, पेपर बनता था ना, तो बार बार ये प्रश्न रिपीट होता था कि 14 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों को सारी चीजें पता होना चाहिए। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 15 जनवरी 1947 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। आप लोगों को एक एक अक्षर पर ध्यान देना है, ठीक है ना। 30 जनवरी 1945 को नाथूराम गोडसे द्वारा, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। आप लोग को याद रखना है, महात्मा गांधी जैसे अपने आप से जैसे नहीं वो मरे थे, ठीक है ना। उनकी हत्या की गई थी 30 जनवरी को की गई थी, 30 जनवरी 1948 को। देखो 15 अगस्त 1947 को हम लोग का देश आज़ाद हुआ। उसके बाद से 1 साल बाद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा जैसे महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। और कहाँ पर हत्या की गई? तो दिल्ली में की गई, ठीक है ना। वो भी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग और रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ लॉर्ड नहीं रहेगा, ठीक है ना, लॉर्ड रहेगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। आप लोग अपने कॉपी में लॉर्ड कैनिंग लिख लेना। देखो टाइपिंग में कहीं एक आध अक्षर मिस्टेक हो गया होगा ना, तो उसको आप लोग कमेंट में बता देना। खैर अभी तक तो ऐसा मिस्टेक देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर आप लोगों को कोई मिस्टेक देखने को मिलेगा तो आप लोग बता देना, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और आप लोग गिनती करते जाना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? अगर नहीं दिखेगा तो बोल देना भाई, क्योंकि मैं जब शुरू में लिख कर इस तरह से वीडियो बनाता था, जैसे मान लो मैं इस तरह से लिखता था कि भारत, फिर काम, फिर पहला, इस तरह से जब मैं लिखता था ना तो अक्षर इधर उधर रहता था, टेढ़ा मेढ़ा रहता था। तो हमारे बहुत सारे साथी बोले कि भाई टाइप करवा के वीडियो बनाओ, आपका समझाया हुआ हम लोग को बहुत अच्छा से समझ में आता है। तो आप लोग का प्यार देखकर, आप लोग का सपोर्ट देखकर और आप लोग का रुचि देखकर मुझे भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और मैं आप लोग को बताता हूँ तो मुझे भी नॉलेज होता है। मैं सोचता हूँ यार स्टडी लाइन से जुड़ा रहूँ, क्योंकि ये मतलब हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ठीक है ना। सिर्फ हमारे ज़िंदगी का नहीं, आप लोग के ज़िंदगी का भी एक हिस्सा है। आप लोगों को पढ़ाई अच्छे से करना है भाई, पढ़ाई कहीं बेकार नहीं जाएगा, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है ना। जब मैं इस तरह से लिख रहा था आप लोग बोले भाई इस तरह से बनाओ, पीडीएफ करके बनाओ, तो देखो आप लोग के सामने पीडीएफ आने लगा। और कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग बोल देना, उसको भी सुधारने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है ना। अभी पूरा का पूरा चैप्टर वाइज आप लोगों को क्लास मिलने वाला है। कुछ लोग बोल रहे थे भाई चैप्टर वाइज कराओ, एक चैप्टर से जितना प्रश्न बनता है वो सारी चीज़ें कराओ। जैसे विटामिन के बारे में, मान लो विटामिन के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और फिर विटामिन बी के जितने भी भाग होते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B12, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताओ। जैसे इनका रासायनिक नाम बताओ, इनकी कमी से होने वाले रोग बताओ। ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे, तो टेंशन ना लो मेरे भाई, 24 घंटे आपको भी मिलते हैं, 24 घंटे हमको भी मिलता है। तो इसलिए अभी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, अभी तो हमारा नींद भी अधूरा ही रह जा रहा है काफ़ी दिनों से, लेकिन आने वाले समय में टाइम को मैनेज करेंगे, ठीक है ना। और टॉपिक वाइज आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी। देखो जो चाहिए वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, अब मेहनत आप लोगों के ऊपर है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बोल तो रहा हूँ, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे ना तो भाई यहाँ से आपका पेपर निकलेगा और आप लोग कभी हमको भूलोगे भी नहीं, इतना मुझे पता है। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजनाथ सिंह, जयशंकर प्रसाद। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बलदेव सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजनाथ सिंह, जयशंकर प्रसाद। भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। आप लोग याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे, ठीक है ना।
देखो रक्षा मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी प्रेजेंट टाइम में राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री, लेकिन पहले कौन थे? बलदेव सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि थाईलैंड देश की राजधानी है। थाईलैंड देश की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, बैंकॉक, मनीला और टोक्यो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड देश की राजधानी कहाँ पर है? तो यहाँ बैंकॉक है, ठीक है ना, बैंकॉक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? चार ऑप्शंस है, हडसन, टेम्स और सिंधु, इनमें से कोई नहीं। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना, याद कर लेना, लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सोमनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। जो मोहम्मद गजनवी था भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। देखो जो मोहम्मद गजनवी था ना, जैसे 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी आक्रमण किया था, वो 1025 ईस्वी के आसपास में मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और बहुत सारा खजाना लूटा था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है ना, ये भी प्रश्न बन जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर कौन मतलब आक्रमण किया था, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे सोमनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, केरल और हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा, ठीक है ना। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। गुजरात का राजधानी कहाँ पर है? गांधीनगर है, उसको आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और भूपेंद्र पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं कल्हड़, चंद्रबाई, कार्ल मार्क्स और अबुल फजल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर चंद्रबाई हो जाएगा, ठीक है ना, चंद्रबरदाई हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो के लेखक। और कल्हड़ किसके लेखक हैं? राज तिरंगनी के लेखक हैं, ठीक है ना। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? सूर्य में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्य में सबसे ज्यादा गैस कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। अब से आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना कि सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। और विटामिन, जैसे अगर विटामिन से पूछेगा ना, तो विटामिन डी से रिलेटेड सूर्य वाला क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों को विटामिन के बारे में जब बताऊंगा तो बता दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% पाया जाता है, ठीक है ना, इसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और लिथियम सबसे हल्की धातु है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, लिथियम सबसे हल्की धातु है। और हीलियम क्या होता है? वायुयान के टायरों में भरी जाती है। चारों ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को बता दिया हूँ। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है और हीलियम वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरा जाता है और हाइड्रोजन सूर्य में सबसे अधिक गैस होता है, ठीक है ना। और उसके बाद से लिथियम सबसे हल्का धातु है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जीडीपी का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डॉट प्रोडक्ट, ग्रॉस और डेमोटिक प्रोडक्ट और ग्रॉस डेमोस्टिक प्रोडक्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ग्रॉस डेमोस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डेमोस्टिक प्रोडक्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यूएनओ के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? यूएनओ के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 183, 182, 193, 190। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 193 हो जाएगा, ठीक है ना। 193 इज राइट आंसर। यूएनओ के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? तो 193 है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, ये मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। आज मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। आज मैं आप लोग को दो ऑप्शन दे रहा हूँ, जेनेवा और न्यूयॉर्क है। आप लोग बताना कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रंगास्वामी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? टेनिस, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग अपने कॉपी में सारा प्रश्न उतारते जाना। रंगास्वामी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है, ठीक है ना। रणजी ट्रॉफी कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। आप लोग को पता होना चाहिए हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। सामान्य 15 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है गिनती करके रखे रहना, ठीक है ना। अब सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आप लोग ये भी देखते रहना
कि आपका सामान्य ज्ञान सबसे अच्छा है या सामान्य विज्ञान अच्छा है, ठीक है ना। दोनों आप लोग को देखना है, जो कमजोर रहेगा उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करना। सबसे ज़्यादा मज़ा आप लोग को पता है कब आएगा, जब मैं एक टॉपिक से कम 50 प्रश्न कराऊंगा, तब आप लोग को मजा आएगा। तब आप लोग को ऐसा लगने लगेगा ना कि भाई कहाँ से वो लोग प्रश्न बनाएंगे। जब इसी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है और इस टॉपिक का मैं पूरा का पूरा प्रश्न याद कर लिया हूँ, तो भाई आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना, अभी उस पर काम चल रहा है और मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, बस आप लोग को ईमानदारी पूर्वक से पढ़ाई करते रहना है। चलो ठीक है, अपने सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे आज नीलेश भाई के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, ऐसा क्यों है। ऐसा लग रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि बात से मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई, सब कुछ सही है। बस थोड़ा बहुत कभी कभी जानते ही हो, कभी सुखी कभी गम, ऐसे होते रहता है लाइफ को लेकर। आप लोग के लाइफ में भी ऐसा हो रहा होगा, इसलिए ज़्यादा खर खर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य विज्ञान का, भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र से मापते हैं। भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र से मापते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शंस है। लैक्टोमीटर, अल्टीमीटर, बाम कैलोरीमीटर, थर्मामीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अपने कॉपी में इसको लिख लो, ठीक है ना। भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र से मापते हैं, बाम कैलोरीमीटर से। बाम कैलोरीमीटर इज राइट आंसर। भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र से मापते हैं, बाम कैलोरीमीटर से। भाई यहाँ से भी एक प्रश्न बनते हैं, वायुमंडलीय दाब को किस से मापते हैं, और समुद्र की गहराई को किस से मापते हैं, पहियों द्वारा तय की गई दूरी को किस से मापते हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। दूध की शुद्धता को किस से मापते हैं, रक्त को किस से मापते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो रक्त का होता है सिर्फ वो मैनोमीटर होता है, दूध का होता है लैक्टोमीटर, और समुद्र की गहराई वाला फायदोमीटर होता है, और पहियों द्वारा तय की गई दूरी वो ओडोमीटर से मापते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। वो आप लोग को टॉपिक वाइज मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाईलाइटेड प्रश्न है, ठीक है ना। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका राइट आंसर विटामिन B12 हो जाएगा, ठीक है ना। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में। इसको आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विटामिन B12 के बारे में बहुत बार पूछता है, और विटामिन B5 के बारे में पूछता है, और विटामिन B1 के बारे में भी पूछता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है। कोशिका, उत्तक, अंग और शरीर है। इसका राइट आंसर कोशिका हो जाएगा, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, इसका कोशिका होता है। देखो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोग का जो शरीर है ना, इसका सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका से उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनते हैं, तब जाकर हम लोग का शरीर बनता है। जैसे देखो सबसे पहले कोशिका बनेगा, कोशिका से आपका उत्तक बनेगा। आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा राइटिंग अच्छा नहीं आ रहा होगा। कोशिका से उत्तक बनेगा, उत्तक से आपका अंग बन जाएगा, और अंग से आपका क्या बन जाएगा, अंग तंत्र बन जाएगा, अंग तंत्र बन जाएगा, ठीक है ना। और अंग तंत्र से आपका क्या बनेगा, शरीर बन जाएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, तब जाकर हम लोग के शरीर का निर्माण होता है, इतना बड़ा शरीर बनता है। आप लोग ये नहीं सोचना कि बस हम लोग का शरीर निर्माण हो गया, शरीर है तो शरीर है, पगले नियर बात नहीं करना, ठीक है ना। शरीर किससे बना है ये आप लोग को पता होना चाहिए, याद कर लेना, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आवृत्ति की इकाई क्या है, कैंडेला, न्यूटन, हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। आवृत्ति की इकाई क्या है, इसका राइट आंसर हर्ट्ज हो जाएगा, हर्ट्ज इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से एक लिंगी पादप का उदाहरण है। इस बार ये जो प्रश्न पूछा गया था, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। मैं खुद पेपर देने गया था, मेरे पेपर में जैसे ये पूछा गया था, मुझे पता नहीं था, मैं अमरूद पर मार दिया था। पता नहीं क्या सोच कर मैं मारा, मुझे खुद नहीं समझ आया। मैं फिर बाद में सोचने लगा, यार मैं क्या सोच कर मारा। लेकिन इसका राइट आंसर अमरूद नहीं होगा, ठीक है ना। निम्न में से एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता, पपीता इज राइट आंसर, ठीक है ना, याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। छोटी माता, बड़ी माता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इंडियन आर्मी का बहुत पुराना प्रश्न है। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, छोटी माता के कारण होता है, छोटी माता इज राइट आंसर।
चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? छोटी माता के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? ये तो शायद मैं आप लोगों को कल बताया था जब सामान्य विज्ञान का क्लास करा रहा था, तो कल मैं आप लोगों को बताया था कि मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दोनों इनमें से कोई नहीं। मैं आप लोगों को कल बताया था रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु रहता है वो उसमें जब परिवर्तन किया जाता है वो अपने अवस्था में दोबारा नहीं आ पाता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। कोई भी वस्तु रहता है जब उसमें परिवर्तन हो जाता है वो दोबारा अपने वश में कभी भी नहीं आ सकता है, जिंदगी में नहीं आ सकता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे कोई भी वस्तु रहता है वो उसमें बदलाव किया जाता है, दोबारा वो उसी अवस्था में फिर आ जाता है, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ मोमबत्ती का पिघलना दिया है, मान लो यहाँ पर मोमबत्ती है, यहाँ पर नीचे हम लोग दिया रख ले रहे हैं, ठीक है ना, और मोमबत्ती को हम लोग जला रहे हैं। मोमबत्ती जलते 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 जब यहाँ पर आएगा दिया में, आप लोग देखे होंगे मोमबत्ती का पूरा जल कर इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग चाहेंगे तो फिर दोबारा इसी मोमबत्ती को यहाँ पर तैयार कर लेंगे। ये जल तो गया, पूरा तो समाप्त हो गया, लेकिन फिर से इसी रूप में आ जाएगा, तो ये अपने भौतिक रूप में दोबारा आ जा रहा है। तो मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आज के बाद से कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा ना, जैसे अगर मान लो बर्फ है, अगर बर्फ पूरा इस तरह से जमा हुआ है और ये बर्फ पिघल कर पानी हो जा रहा है, ठीक है ना, और फिर पानी से अगर ठंडा लगेगा तो फिर ये बर्फ बन जाएगा, तो पानी का बर्फ में बनना कौन सा परिवर्तन है? मतलब वो भी आपका भौतिक परिवर्तन ही है। तो इस तरह से आप लोग को जैसे प्रश्न को करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसका भौतिक परिवर्तन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लोहा, तांबा, टंगस्टन, पीतल है। इसका राइट आंसर टंगस्टन हो जाएगा। टंगस्टन इज राइट आंसर। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। प्रश्न है प्रकाश में वस्तु किसकी वजह से दिखाई देती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश में वस्तु किसकी वजह से दिखाई देती है? अपवर्तन, परावर्तन, घर्षण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन इज राइट आंसर, ठीक है ना। प्रकाश में वस्तु किसकी वजह से दिखाई देती है? परावर्तन की वजह से दिखाई देती है। प्रकाश में वस्तु किसकी वजह से दिखाई देती है? परावर्तन की वजह से दिखाई देती है। आप लोगों को जो प्रश्न नहीं समझ आएगा ना उसको आप लोग रट्टा मार लेना, क्योंकि आप तो फौज वाले बंदे हो। आपको कोई भी काम ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा, आपको सब काम आसान लगेगा और रटने वाला काम तो और आसान लगेगा। इसलिए जो प्रश्न नहीं समझ आएगा उसको अपने दिमाग में रट्टा मार लेना। प्रकाश में वस्तु किसकी वजह से दिखाई देती है? परावर्तन की वजह से दिखाई देती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दांतों का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दांतों का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? देखो अभी प्रश्न इधर उधर हो गया है, 25 पर से फिर 24 आ गया है, लेकिन ये 26 नंबर वाला है, ठीक है ना। दांतों का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भोजन में कौन सा स्रोत केवल शरीर का निर्माण करता है? भोजन में कौन सा स्रोत केवल शरीर का निर्माण करता है? कल मैं आप लोग को इस प्रश्न को बताया था। जो लोग अच्छे से मेरे बात को सुनते होंगे उनका प्रश्न गलती नहीं होगा। भोजन में कौन सा स्रोत केवल शरीर निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण। इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन केवल शरीर निर्माण करता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? चावल में पाया जाता है, ठीक है ना। कल मैं आप लोग को बताया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मानव में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। इसका राइट आंसर मुख से हो जाएगा, ठीक है ना। मानव में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? जब हम लोग कुछ खाते हैं ना तो उसका पचना हम लोग के मुख से ही शुरू हो जाता है। मानव में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से ही शुरू हो जाती है। इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मनुष्य कितनी आवृत्ति ध्वनि सुन सकता है? मतलब हम लोग जैसे जो आवाज सुनते हैं ना, कितना तक हम लोग सुन सकते हैं, ये इस बार पूछा गया था। 0 से 20 हर्ट्ज, 20 से यहाँ पर 20,000 है, ठीक है ना। 20 से 20,000 हर्ट्ज
और 20,000 हर्ट्ज से अधिक उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 20 से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है ना। हम लोग जो आवाज़ सुनते हैं अगर 20 हर्ट्ज से नीचे रहेगा तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे। जिस तरह से मैं आप लोग से बोल रहा हूँ, अभी धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मान लो मैं बोल रहा हूँ का हो का हाल चल बा, अगर इससे धीरे बोलूँगा का हो का हाल चल बा, और इसे का हो का हाल चल बा, सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो ना। तो ये हम भी 20 हर्ट्ज से नीचे बोल दिए हैं। जब इस तरह से बोलेंगे तो आप लोग नहीं सुन पाओगे। और अगर इससे ज़्यादा बोलेंगे ना, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर बोलेंगे ना, खूब तेज का हो का हाल चल बा, का हो का हाल चल बा, ऐसे खूब तेज बोलेंगे ना, और मान लो खूब तेज बोल दिए तो आपका कान में फट जाएगा, मतलब क्षमता से बाहर हो जाएगा। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हम लोग नहीं सुन सकते हैं, हम लोग का कान का उतना क्षमता नहीं है। आप लोग दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। मनुष्य कितनी आवृत्ति ध्वनि सुन सकता है? तो ये 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में मतलब ध्वनि सुन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। ठीक है ना। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। दिमाग में बैठा लेना, ध्वनि किस प्रकार का तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, गले में पाई जाने वाली ग्रंथि है। गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। पीयूष, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। इसका राइट आंसर थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि इज राइट आंसर। गले में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। आज के आप लोगों का 30 प्रश्न समाप्त हो गया है। 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है? ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। आपका जीके में कितना प्रश्न सही हुआ है और जीएस में कितना प्रश्न सही हुआ है, दोनों आप लोगों को गिनती करके रखना है। ठीक है ना। और संडे के दिन आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। मैं जितना भी प्रश्न कराया हूँ सभी प्रश्नों का टेस्ट लिया जाएगा, तो आप लोग को पूरा का पूरा याद करना है। ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चुप रहो। संडे के दिन मैं जितना भी जीके जीएस का क्लास करा रहा हूँ, संडे के दिन पूरा का पूरा जीके जीएस का एक ही वीडियो, मैं जितना भी आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास करा रहा हूँ, संडे के दिन पूरा जीके जीएस का क्लास एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और आप लोग पढ़ाई करते रहना। अगर आप लोग ये सब पूरा याद करके रखे रहोगे ना, तो संडे के दिन बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अगर मैं आप लोग को 100 क्वेश्चन बताऊंगा तो आप लोग 100 में से 100 मार दोगे, और जिस दिन 100 में से 100 मारोगे ना, तो 100 में से 2 से 3 प्रश्न तो इंडियन आर्मी के पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। और अभी इंडियन आर्मी का पेपर जैसे चालू रखिए, मैं आप लोग को जितना भी जीके जीएस का प्रश्न बताया हूँ, संडे के दिन आप लोग का टेस्ट होगा। ये सारी चीजें आप लोग को अपने कॉपी में लिख कर और रोज याद करते रहना है। मान लो संडे के दिन 100 प्रश्न मैं आप लोगों से मैं आप लोग को जितना ये क्या होता, मैं आप लोग को जितना भी जीके जीएस का क्लास कर, इस हफ्ते में मैं आप लोगों को जितना भी जीके जीएस का प्रश्न बताया हूँ वो पूरा आप लोग याद करते रहना, क्योंकि संडे के दिन पूरा का पूरा जीके जीएस एक ही वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर संडे के दिन मैं 100 प्रश्न बताऊंगा ना, तो 100 में से 99% आप लोग का जवाब आना चाहिए, 98% नहीं होना चाहिए। और 1% मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के दिमाग में अभी ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितना बोल रहा हूँ उतना करोगे तो सही रहेगा। अभी इंडियन आर्मी की भर्ती का डेट मतलब बहुत दूर है, अभी तो मतलब 3-4 महीने लग जाएंगे। तब तक इस हफ्ते में मैं आप लोगों का जितना भी जीके जीएस का क्लास कराया हूँ वो पूरा का पूरा आप लोग को याद होना चाहिए। मुझे पता है आप लोग नोटबुक बनाए हुए हो, उस नोटबुक को 1-2 बार अच्छे, इस हफ्ते में मैं आप लोग को जितना भी जीके जीएस का क्लास कराया हूँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप लोग पूरा का पूरा अपने इस हफ्ते में मैं आप लोग को जितना भी जीके जीएस का क्लास कराया हूँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप सभी लोग एक नोटबुक बनाए हो और पूरा का पूरा जीके जीएस अपने कॉपी में लिखे हो। तो सिर्फ लिख कर नहीं रखना है मेरे भाई, उसको आप लोग सुबह को भी एक बार पढ़ो, शाम को भी एक बार पढ़ो। याद नहीं करो, एक बार हमारा वीडियो देख लो और 1-2 बार उसको अच्छे से पढ़ो। सिर्फ पढ़ते पढ़ते आप लोग को याद हो जाएगा। और संडे के दिन जितना भी इस हफ्ते में जीके जीएस का क्लास लिया हूँ ना, पूरा का पूरा प्रश्न आप लोग को एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर मैं 100 प्रश्न कराऊंगा ना, तो आप लोग का
100 प्रश्न सही होना चाहिए। और जिस दिन आपका 100 प्रश्न में से 100 प्रश्न सही होने लगेगा ना, उस दिन से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इंडियन आर्मी का जब पेपर बनेगा ना, आप इंडियन आर्मी का पेपर देने जाओगे, अगर जैसे संडे के टेस्ट में 100 प्रश्न में से 100 प्रश्न सही कर रहे हो, तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि आज ही आप लोग का 2 प्रश्न एकदम 100% क्लियर हो गया है। 100 को अगर कर रहे हो ना, तो 2 प्रश्न आपका क्लियर हो गया है, और 2 प्रश्न 4 नंबर का होता है। और अगर आज आप 2 प्रश्न क्लियर कर दे रहे हो ना, तो अभी 5-6 महीने बाद अग्निवीर की भर्ती आएगी, इंडियन आर्मी की भर्ती आएगी। आप सोचो, अगर एक हफ्ते में 2 प्रश्न आपका क्लियर हो रहा है, तो फिर 5-6 महीने में कितना प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। 30 को प्रश्न रहता है ना जीके जीएस का। भाई मैं आप लोग से सिर्फ इतना ही बोलूंगा, अगर आप लोग हमसे जुड़े रहोगे, मैं अपने तरीका से आप लोगों को बताऊंगा, बस आप लोग मेरे बात को फॉलो करोगे ना, तो आप कुछ भी मानकर फॉलो करना, चाहे आप मुझे अपना भाई मानकर फॉलो करना, चाहे दोस्त मानकर फॉलो करना, चाहे गुरु मानकर फॉलो करना, कुछ भी मानकर फॉलो करना, लेकिन फॉलो जरूर करना, ठीक है ना। अगर फॉलो करोगे तो भाई आपका पेपर जरूर निकलेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।